हेलो गाइस, आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी क्लास 12 के अकाउंट्स की क्लास होगी। रिवीजन लेक्चर्स है। देखिए, जैसे कि अब पता ही है, अब दिसंबर चल रहा है तो अब बट ऑब्वियस अब तो एग्ज़ाम आने वाले ही हैं। तो जब अब एग्ज़ाम आने वाले तो कहीं ना कहीं अब आपको रिवीजन चाहिए होगा। अब आपको रिवीजन स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। अगर नहीं करना चाहते तो बट ऑब्वियस है, फिर कोई दिक्कत नहीं। बट स्टिल अब आपका ये फोकस होना चाहिए कि अब आपकी स्कोरिंग हो ज़्यादा। तो इसके लिए अब आपको रिवीजन चालू कर देना पड़ेगा। अब जो जैसे रिवीजन्स में क्या होता है कि अगर आप नंबर ऑफ रिवीजन करने के तरीके होते हैं, ये नहीं कि आप कुछ भी करते रहें। रिवीजन करने के प्रॉपर वे होता है, एक तरीका होता है। वो तरीका मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा कि भाई किस तरह से आप रिवीजन कर सकते हो। लाइक 3 महीने पहले है तो कैसे रिवीजन करनी है। जब 1 महीना बीत जाएगा, जब आपके पास कम टाइम रह जाएगा, क्योंकि बट ऑब्वियस है ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ अकाउंट्स पढ़ रहे हो, और भी सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे मैं आपको बताता रहूँगा कि कैसे रिवीजन करनी है। रिवीजन करने का तरीका होता है, ठीक है। तो उस तरीके से हम करेंगे। फिलहाल अभी हम अकाउंट्स के रिवीजन के लिए यहाँ पे करेक्ट हुए हैं कि लाइक अकाउंट्स का, और आपको पता ही है अकाउंट्स 12th क्लास में कॉमर्स स्ट्रीम में तो बट ऑब्वियस है वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी सब्जेक्ट है और कहीं ना कहीं वास्ट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो हम उसको एक स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हम उसको कवर करेंगे कि जल्द कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा रिकवर हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए। और ये हो रहा है कि भाई दिसंबर चल रहा है तो कहीं ना कहीं आपका सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो गया होगा, ये खत्म होने वाला होगा। समझ में आ गई बात? नहीं हो रहा है तो हो जाएगा कुछ। कोशिश करिए दिसंबर मिड तक या दिसंबर एंड तक आपका सिलेबस प्रॉपर खत्म हो जाए, और अगर नहीं होता है तो फिर तो दिक्कत है। और जिनका सिलेबस नहीं हुआ है तो ये रिवीजन जो मैं दूंगा आपको, इसमें क्या है कि आप सिलेबस भी आपका खत्म हो जाएगा। एक मतलब कि ब्रीफली हम रिवीजन करेंगे, ज़्यादा मैं लंबी वीडियोस नहीं शूट करेंगे, और थोड़ा थोड़ा करके हम आपको आज की वीडियो में भी थोड़ी लंबी हो जाए, क्योंकि अभी ज्ञान चल रही है वाला, तो जिसकी वजह से हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए। अभी हम धीरे धीरे अपने कॉन्टेंट पे आ जाते हैं। देखो जरा, अकाउंट्स की अगर बात करें हम, ठीक है, अकाउंट्स थोड़ा गला खराब है तो हिसाब से लगा लेना। अकाउंट्स की बात करें तो अकाउंट्स में आपकी 3 बुक हैं। तीन कौन कौन सी बुक हैं? एक है आपका पार्टनरशिप, और एक है आपकी कंपनी, और एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपकी थर्ड बुक है। पार्टनरशिप ऑलमोस्ट आ रही है आपकी 36 मार्क्स की, या 24 मार्क्स की, और या 20 मार्क्स की, ठीक है। तो 80 मार्क्स का ये रिवीजन है। तो पार्टनरशिप अभी हम थोड़ी टाइम के लिए स्किप करेंगे कि भाई पार्टनरशिप अभी ना करें। हम स्टार्ट करेंगे इससे, कंपनी से, ठीक। कंपनी में क्योंकि 2 ही चैप्टर है, 24 मार्क्स बहुत आराम से कवर हो जाएंगे, जिसमें एक शेयर्स है और एक आपका डिवेंचर्स है, ठीक है। शुरुआत हम शेयर से करेंगे। शेयर्स ऑलमोस्ट वेटेज रखता है आपके पेपर में 14 to 18 मार्क्स की, ठीक है। ये वेटेज रखता है 6 to 10 मार्क्स की। तो कहीं ना कहीं 2 चैप्टर पढ़ के अगर 24 मार्क्स हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो हम शेयर से चालू करेंगे, शेयर्स करेंगे, डिवेंचर करेंगे, कंपनी को हम खत्म करेंगे पहले रिवीजन में, ठीक है। ये एक रिवीजन वीडियो रहेगी, तो हो सकता है मैं कोशिश तो पूरी करूँगा कि भाई पूरा का पूरा कवर हो जाए, बट स्टिल कुछ हो सकते हैं ऐसे इतने रेलेवेंट पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना हो जिसको मैं कवर ना करूं, लेकिन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट होगा या हो सकता है वो आ जाए, तो वो तो होगा ही होगा, और उसको हम डीपली पढ़ेंगे कि जिसका नहीं हुआ रहेगा उसको भी ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो या सर्व कर रहे हो या किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू पढ़ रहे हो या ऑनलाइन क्लासेस जैसे भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये रिवीजन वीडियो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा आपके एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो टारगेट है वो एग्जाम है कि एग्जाम छोड़ना है, बस बात खत्म। और एटलीस्ट 90% तो हो, एटलीस्ट 90% तो होनी ही चाहिए। 90% से कम क्या ही होता है, ठीक है। तो हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आ जाते हैं अपने रिवीजन पे। तो हमारा जो चैप्टर है वो है इशू ऑफ शेयर्स। अब देखो, रिवीजन करने का तरीका क्या है। रिवीजन करने के तरीके में क्या है कि हम जो थ्योरी है वो हम लास्ट में थोड़ी सी एक अलग से वीडियो शूट कर लेंगे कि थ्योरी की जो क्लास है वो हो जाए, ठीक है। अभी हम प्रैक्टिकल से बात करेंगे कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेटेड है, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड है, हम उसके बारे में ज़्यादा पढ़ाई करेंगे और उसके बारे में ब्रीफली पढ़ाई करेंगे। जो उसकी थ्योरी होगी, लाइक कंपनी क्या होती है, कंपनी के कितने टाइप्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, ये हम एक अलग वीडियो में बता देंगे कि वो होता है। मतलब एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे 10-15 मिनट जो भी लगे। लेकिन थ्योरी अगर हम इसके साथ साथ कवर करेंगे तो इसके साथ क्या होगा, जो क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी होंगी वो तो होती रहेंगी, लेकिन जो अलग से है वो हम अलग से वीडियो बना देंगे, क्योंकि फिर उससे वीडियो लंबी नहीं होगी और आपको देखने में बहुत आराम से हो जाएगा। और लास्ट टाइम पे पता है जब वीडियो शॉर्ट मतलब कि छोटी होती है, लेंथ जो होती है उसकी छोटी होती है, तो उसको ना 2x पे 1.5x में देख के खत्म कर दो तो हो जाता है अपने आप ही, ठीक है। तरीके अच्छा मजा आता है इसको करने में, देखते रहो। चलो जी, पहले बात करते हैं इशू ऑफ शेयर्स। पहली बात करते हैं शेयर्स। शेयर्स कितने टाइप के होते हैं आपके? 2 टाइप के। एक होता है आपका इक्विटी शेयर्स
और एक होता है आपका प्रेफरेंस शेयर्स। राइटिंग थोड़ी सी गंदी है तो इसलिए भाई थोड़ा सा ध्यान रखना। एक होता है इक्विटी शेयर्स और एक क्या होता है आपका प्रेफरेंस शेयर्स होता है। ठीक है, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स में अंतर देखो। इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो आपकी कंपनी के एक्चुअल ऑनर होते हैं। क्या होते हैं आप एक्चुअल ऑनर ऑफ द कंपनी। ऑनर प्रेफरेंस शेयर वाले भी होते हैं, लेकिन जो रिस्क होता है वो इक्विटी शेयर्स पे ज्यादा होता है। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, एमसीक्यू के लिए थोड़ा सा रिलेवेंट हो जाता है, तो ये प्रॉपर एक थ्योरेटिकल सब पॉइंट है, तो हम इसको अलग वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, क्योंकि जब हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे हमको पढ़नी है अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, हमको अकाउंटिंग पढ़नी है। जनरली प्रेफरेंस शेयर्स वाले शेयर्स को इशू करना, रिडीम करना, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स पे बात करना चालू करते हैं। देखिए पहले बात करते हैं शेयर कैपिटल क्या होता है। देखो, जो कंपनी होती है, कंपनी जो होती है वो दो टाइप से पैसा लेती है, फंड जो है वो दो टाइप से कलेक्ट करती है। एक होता है आपका बॉरोड फंड और एक होता है आपका ऑनर्स फंड। ठीक है, बॉरोड फंड का मतलब क्या है, कंपनी जब उधार ले लेती है, उधार किसी से भी ले सकती है, पब्लिक से ले ले, बैंक से ले ले, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले ले, तो कहीं ना कहीं कंपनी को इस बॉरोड फंड पे एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं कंपनी की एक लायबिलिटी होती है। लेकिन ऑनर्स फंड का मतलब क्या होता है, जब कंपनी अपना कुछ हिस्सा बेच देती है, उस हिस्से को बेचने से जो पैसा कमाते हैं, जैसे शेयर्स होते हैं, शेयर्स क्या है, कंपनी के छोटे छोटे हिस्से, आप उसको खरीद लो, आप उतने हिस्से के मालिक बन जाओगे। ठीक है, तो जो यहाँ पे बंदा है उसने पैसा दिया किसके थ्रू, शेयर्स के थ्रू, तो ये का क्या बन जाएगा, उस कंपनी का ऑनर बन जाएगा। समझ में आ रहा है, उतनी परसेंटेज के लिए वो ऑनर बन जाएगा। जैसे एग्जांपल लें तो रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं, रिलायंस में कौन है इस टाइम पे जो ऑनर माना जाता है, मुकेश अंबानी सर माने जाते हैं। तो मुकेश अंबानी ऑनर इसलिए माने जाते हैं, उनके पास, मुझे जहाँ तक याद है लास्ट टाइम जब मैंने चेक करा था, तो 44% या 43% उनके पास होल्डिंग है रिलायंस की। मैंने जब चेक करा था, हो सकता है थोड़ा चेंज हो गया हो, आप एक बार चेक कर लेना। 43-44% होल्डिंग है, लेकिन जो बची हुई 56% होल्डिंग या 57% होल्डिंग, वो तो अदर पब्लिक के पास है ना। तो अदर पब्लिक भी क्या है, ऑनर है, लेकिन उनको ऑनर इसलिए माना जाता है क्योंकि रिलायंस के जो मुकेश अंबानी है उनके पास ज्यादा शेयर्स है। अब सीधी सी बात है, जिसके पास ज्यादा रहेगा तो उसका कहीं ना कहीं वर्चस्व है, यही कह लो उसका दबदबा रहेगा, तो इसलिए उनको ऑनर कह दिया जाता है। एक्चुअल में वो ऑनर नहीं है, ऑनर तो वो सारे हैं जिन्होंने शेयर्स ले रखे हैं। ठीक है, तो जो ऑनर, जो ऐसा पर्सन जो शेयर्स के थ्रू पैसा दे दे कंपनी को, वो क्या कहलाता है, कंपनी का ऑनर कहलाता है, यही कह लो शेयर होल्डर कहलाता है, शेयर होल्डर कहलाता है, मेंबर कहलाता है। ठीक है, और कंपनी जो ऑनर्स फंड के थ्रू, शेयर्स के थ्रू पैसा लेती है, उसी को बोलते हैं शेयर कैपिटल। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है आपका, शेयर कैपिटल। तो हमको अकाउंटिंग जो पढ़नी वो पढ़नी शेयर कैपिटल की। अब देखो जरा, अब हम शेयर कैपिटल की अगर और अच्छे से बात करें, थोड़ा सा नीचे आपको दिख रहा होगा, है ना। अब क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल की क्लासिफिकेशन देखें तो इसको हम ऊपर लिखते हैं क्योंकि थोड़ा सा वो हो जाएगा, टाइम लगेगा इसमें। क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स कैपिटल, देखो ये होती है 3 टाइप की। एक होता है ऑथराइज्ड कैपिटल, एक होता है आपका इशूड कैपिटल, और एक होता है आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है, देखो जरा ध्यान से। जैसे कंपनी क्या कहती है, ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या, कंपनी जो है अपनी लाइफ टाइम में कितना पैसा शेयर कैपिटल के थ्रू रिसीव कर सकती है, कंपनी अपनी लाइफ टाइम में। समझ में आ गया। जैसे मान लो कंपनी ने कहा कि वो 1 लाख शेयर्स एट ₹100 ईच लिख रखा है, मतलब कि वो कहाँ लिखा जाता है, अपने MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। इसका मतलब कह सकते हैं जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल लिखी रहती है उसी क्या बोला जाता है, आपका ऑथराइज्ड कैपिटल। इसका जैसे 1 लाख शेयर ऑफ ₹100 ईच, इसका मतलब क्या, कंपनी कितना पैसा इशू कर सकती है, 1 लाख
इंटू में 100, 3 तो 5 तो 7, मतलब 1 करोड़ रुपए वो ले सकती है थ्रू शेयर कैपिटल। ठीक है, 1 करोड़ रुपए वो ले सकती है। कैसे चेंज किया जा सकता है? किया जा सकता है एमओए को चेंज कर दूं, और उसके लिए अलग से सेक्शंस होते हैं कंपनीज एक्ट में, तो उसके बाद वो आपके सिलेबस में है नहीं, तो उसको मत पढ़ो, वो ग्रेजुएशन में पढ़ते रहना, कंपनी लॉयर पढ़ोगे। ठीक है, तो एमओए या ये कह लो, जो कंपनी आरओसी के पास रजिस्टर कराती है कि हम अपने लाइफ टाइम में इतना पैसा, मतलब कि 1 करोड़ रुपए हम रिसीव करेंगे किसके थ्रू? शेयर कैपिटल के थ्रू, उसको बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, अब कंपनी क्या करती है? ऑथराइज्ड कैपिटल समझ में आ गया क्या होता है? अब देखो, कोई जरूरी नहीं कंपनी को एक ही साथ सारे पैसे की जरूरत पड़े, समझ में आ गया। लेकिन इससे पहले एक चीज समझ लो, ये इसका कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा। ये 100 रुपए जो रजिस्टर्ड है, जो रजिस्टर्ड वैल्यू, इसको बोला जाता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कह लो या फिर नॉमिनल वैल्यू, जो मन में है वो कह लो। ये भी आपको थोड़ा सा आगे काम आएगा, ये बार बार वर्ड सुनने को मिलेगा, फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, तो फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? जो कंपनी का रजिस्टर्ड रहता है, एमओए में लिखा रहता है कि भाई हम एक जो शेयर है वो 100 रुपए का इशू करेंगे, 100 रुपए से ज्यादा का इशू करेंगे, 100 रुपए से कम पे इशू नहीं कर सकती कंपनी। ठीक, अब बात करते हैं इशूड कैपिटल की। इशूड कैपिटल का मतलब क्या है? कि कंपनी अपने शेयर्स में से जितना वो इशू कर सकती है, मतलब कि 1 लाख वो इशू कर सकती थी, उसमें से कितना इशू कर रही है। लाइक कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ी, इसने कहा क्या करा, 40,000 शेयर्स इशूड एट ₹100 ईच। मतलब कि कंपनी ने कितना कितना पैसा इशू कर दिया सर? 40,000। इट मींस उसको कितने पैसे की जरूरत है? 40 लाख रुपए की जरूरत है। कैसे निकाला 40 लाख? 40,000 इंटू में 100 करके, तो ये 4 लाख रुपए, 40 लाख रुपए उसको जरूरत पड़ गई। ये होता है इशूड कैपिटल, कि अपने ऑथराइज्ड में से कितना वो इशू कर सकती है। फिर बात करते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल की। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है? कि कंपनी ने इशू करा 40,000 शेयर्स, अब जो सामने वाली पब्लिक है वो कितना उसको खरीदती है, तो जितने पर्सन उसकी डिमांड करेंगे, ये बोलो जो उसको खरीदेंगे या खरीदने के लिए एप्लीकेशन डालेंगे, एप्लीकेशन डाली जाती है पहले। ठीक है, तो जो एप्लीकेशन डालेंगे, लाइक एप्लीकेशन कितने की डालते हैं? मान लो कि जो सामने से डिमांड आती है वो कहते हैं कि भाई 40 के 40,000 पूरे खरीद लेंगे। सब्सक्राइब कितने हो गए आपके? 40 के 40,000, या हो सकता है भाई 40,000 ना होकर 38,000 दिए हुए हो। समझ में आ गई बात? कितने सब्सक्राइब हुए सर? 38,000 सब्सक्राइब हुए। मान लो कंपनी इतनी अच्छी नहीं थी, ऐसा भी हो सकता है, केस ये भी बन सकता है कि 40,000 इशू करे थे, लेकिन एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए आती है? 45,000 शेयर्स के लिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है? कि सामने वाला पर्सन आपकी कंपनी में कितना पैसा डालना चाहता है या कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल केस है, जितना इशू करा था उतना ही सब्सक्राइब हो गया। इशू करा था 40,000, लेकिन लोग कितना खरीद रहे हैं? 38,000, तो इसको बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन। और ये 40,000 इशू करे थे, लेकिन कितना सामने वाला खरीद रहा है? 45,000, तो इसको बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। अच्छा, एक बात समझो, यहाँ पे क्या होता है भाई? इशू तो 40 करे थे, लेकिन 45 कैसे खरीद रहे हैं? मैंने अभी बोला था एप्लीकेशन डाली जा रही है। अब आप एक पर्सन हो, आपको थोड़ी ना पता है कि भाई 40,000 शेयर्स की एप्लीकेशन डल चुकी है। आप तो यही सोचोगे ना कि अभी तक डली नहीं, मैं डाल देता हूँ। तो सब ऐसे ऐसे करते हैं, कंपनी के पास इकट्ठे हो जाते हैं 45,000 शेयर्स की एप्लीकेशन। ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। ये अगर आपको थोड़ी स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट की नॉलेज हो ना, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, और ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, समझा देंगे। अंडर सब्सक्रिप्शन में एक पॉइंट आता है कि भाई अंडर सब्सक्रिप्शन में एक बात लिखी जाती है, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम 90% शेयर्स शुड बी सब्सक्राइब्ड एज पर सेबी गाइडलाइंस बोल रहे हैं रूल। ठीक है, मतलब कि सेबी की गाइडलाइंस, सेबी वो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड्स ऑफ इंडिया, जो मतलब कि पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है। आपने बीएसटी में पढ़ा होगा इसको। तो वो क्या कहता है कि भाई मिनिमम 90% शेयर्स क्या हो जाने चाहिए? आपके सब्सक्राइब हो जाने चाहिए। ठीक है, अगर 90% सब्सक्रिप्शन नहीं रिसीव हुआ तो सारा का सारा पैसा, ऑल अमाउंट शुड बी रिफंड विद इन 15 डेज। तो कंपनी को विद इन 15 डेज के अंदर अंदर क्या कर देना पड़ेगा? उन सारे अमाउंट्स को रिफंड कर देना पड़ेगा। जैसे मान लो, अब यही सेम एग्जांपल लेके चलते हैं, ये वाला, ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम कितनी सब्सक्रिप्शन चाहिए होती है कंपनी को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए? तो मिनिमम 90% की सब्सक्रिप्शन चाहिए होती है। जैसे मान लो 40,000 शेयर्स थे, उसका 90% निकालो, तो
आपका 36,000, मतलब कि मिनिमम कितने सब्सक्राइब हो जाने चाहिए, 36,000 शेयर सब्सक्राइब हो जाने चाहिए, तभी कंपनी शेयर से पैसा ले सकती है। मान लो कंपनी को सिर्फ सब्सक्रिप्शन मिली, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ओनली, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, कितनी रिसीव हुई, 35,000 शेयर्स की। इट मीन्स कितना पैसा मिल गया होगा कंपनी को, 35,000 इंटू में 100, मतलब कि 35 लाख रुपीज मिल गया होगा। तो कंपनी को इस 35 लाख रुपीज को क्या कर देना पड़ेगा, रिफंड कर देना पड़ेगा विद इन 15 डेज, और सारा का सारा अमाउंट रिफंड करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? ऐसा नहीं है कि कुछ 1,000 शेयर्स नहीं थे तो खुद खरीद लो, ऐसा नहीं होता। अभी हम इसमें कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे इशू टू अंडर राइटर्स, ठीक, वहाँ पे ये सब चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो मिनिमम कितनी सब्सक्रिप्शन चाहिए होती है आपको, 90% की सब्सक्रिप्शन चाहिए होती है। समझ में आ गई बात? ये नॉर्मल सी बात है और कुछ था नहीं इसमें। चलिए अब हम अगली बात करते हैं जरा। तो ये जो चीज़ है ना, ये वाली मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा इनको ध्यान रखना, ठीक है। इशूड ऑथराइज्ड और सॉरी ऑथराइज्ड इशूड और सब्सक्राइब। अच्छा इसमें एक एमसीक्यू आता है, देखो जरा ऐसे आएगा, ऑथराइज्ड कैपिटल जो होती है, ऑथराइज्ड कैपिटल हमेशा मोर देन होगी किससे, इशूड कैपिटल से, मोर देन है इक्वल टू, और इशूड कैपिटल मोर देन इक्वल टू होगा हमेशा किसके, सब्सक्राइब्ड कैपिटल से, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, जो ऑथराइज्ड कैपिटल होगा वो हमेशा ज्यादा होगा या इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है, कंपनी जो है वो 1 लाख शेयर या 1 लाख से कम इशू कर सकती है। ऐसा थोड़ी ना कि 1 लाख लिख रखा ऑथराइज्ड में, इशू करें 1.5 लाख, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ऑथराइज्ड कैपिटल हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, इशूड कैपिटल के, और इशूड कैपिटल या तो बड़ा होगा या बराबर होगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल के, ठीक है। बड़ा होगा और सॉरी 40,000 शेयर्स इशू करे तो 40 के 40,000 सब्सक्राइब हो गए तो बराबर हो गए इशूड और सब्सक्राइब, या 38,000 शेयर सब्सक्राइब हो गए तो क्या होगा, हमेशा इशूड कैपिटल बड़ा रहेगा। अच्छा ये वाला केस देखो 45,000 शेयर्स वाला, यहाँ पे ये होता है कि भाई सब्सक्राइब तो 45,000 शेयर्स हो गए, है ना, तो ये तो बड़ा हो गया कहीं ना कहीं, सब्सक्राइब कैपिटल बड़ा हो गया। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है कंपनी ने इशू करा था 40,000, एप्लीकेशन आ गई 45,000 की, तो कंपनी कहती है कि हम 45,000 इशू कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। उसके लिए प्रॉपर एक प्रोस्पेक्टस बनता है, कंपनी ने जितना इशू कर रखा है उतना ही दे सकती है, उससे ज्यादा नहीं दे सकते, भले से खरीदने वाले ज्यादा ही हो। समझ में आ गई बात? तो कंपनी अलॉट ही कितना करेगी, 40,000 शेयर इशू अलॉट करेगी, बचे हुए जो 5,000 है या तो उसको रिफंड कर देगी या उसको एडजस्ट कर देगी। एडजस्ट करना रिफंड करना ये आगे सीखेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन में। फिलहाल ये आपको ये वाला पॉइंट पता होना चाहिए, एमसीक्यू में कई बार आता है, ठीक है। चलिए लिखने में थोड़ा दिक्कत होगा, इरेज कर लेते हैं। देखो हाँ इसको ना प्लीज वो कर लेना, ये जो है ना ये सब लिख लेना कि आपको क्लियर रहे, कंफर्म रहे। पॉज करके प्लीज लिख लेना कि, और ये वाला जो पॉइंट है ये ना कई बार आता है, सीबीएसई पूछता है, सेंट्रल पेपर में कई बार दे रखा है, तो इसलिए इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखना। चलो बात करते हैं हम किसकी, अब बात करते हैं इशू ऑफ शेयर्स की। अब हम धीरे धीरे बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। इशू ऑफ शेयर्स, अब जो शेयर्स इशू होते हैं वो होते हैं आपके दो टाइप से इशू होते हैं। एक होता है इशू फॉर कैश और एक होता है इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। इशू फॉर कैश और इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये देखो जरा क्या होता है, जो शेयर्स इशू करे गए वो किस में इशू करे गए, आपके कैश में। कैश में इशू का मतलब कंपनी ने शेयर इशू करा, उसके बदले में कैश रिसीव कर लिया, उसको क्या बोलेंगे आपको, इशू फॉर कैश। कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब क्या होता है, कंपनी ने मशीनरी खरीदी है, कोई एसेट्स खरीदी है, कोई बिजनेस ही खरीद लिया, तो उनको पेमेंट के लिए पैसे नहीं दिए, अपने शेयर्स उठा के दे दिए। तो कंसिडरेशन का मतलब होता है के बदले में, समझ में आ गई बात, कुछ खरीदा उसके बदले में अपने शेयर्स दे दिए, उसको बोलते हैं इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। तो इस पे हम बाद में बात करेंगे, ये डिबेंचर में भी है, और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें नहीं इतना इंपॉर्टेंट होता है, डिबेंचर में बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। ये वाला जो अब हम बात करते हैं इशू फॉर कैश की, कि मतलब कंपनी ने शेयर इशू करे और उसके बदले में क्या रिसीव कर लिया, कैश रिसीव कर लिया। समझ में आ गई बात? देखो जरा, देखो अब कैश में जब इशू करते हैं तो इशू भी यहाँ पे भी दो टाइप से करा जाता है, इशू
इन लमसम, LUMPSUM, लमसम, और इन इंस्टॉलमेंट। लमसम का मतलब क्या होता है, जितना पैसा कंपनी ने इशू करा, मतलब कि सारा का सारा पैसा एक ही बार में रिसीव कर लिया, उसको बोलते हैं लमसम, एक ही बार में पैसा रिसीव कर लेना। या ये कह सकते हैं इसको वन टाइम पेमेंट, टाइप तो कुछ कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हो आप। और इंस्टॉलमेंट का मतलब तो आप जानते ही हैं, 100 रुपए था, तोड़ तोड़ के मंगा रहे, कभी 10 रुपए, कभी 20 रुपए, कभी 30 रुपए, ऐसे करके मंगा रहे। ठीक है, इसमें क्या था, 100 रुपए मांगे थे और 100 के 100 एक ही साथ मांगती है। इसमें क्या था, 100 रुपए कंपनी ने मांगे थे, लेकिन क्या बोल रहा कि 10 रुपए भी दे दो, 20 रुपए 1 महीने बाद दे देना, 3 महीने बाद 30 रुपए दे देना, ऐसा कुछ करके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब ये भी होता है दो टाइप से, इशू कर सकते हैं एट पार, और एक होता है आपका एट प्रीमियम। पहले हम लमसम की बात करेंगे, आज की वीडियो में सिर्फ हम लमसम की बात करेंगे, इंस्टॉलमेंट की बात और ओवर सब्सक्रिप्शन वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें 4 से 5 क्लास लेंगे, और ज़्यादा 5 में भी मेरे लिए बहुत ठीक है, 5 क्योंकि थोड़ा सा डीप में पढ़ना पड़ता है, शेयर्स है, और रिविजन करेंगे तब भी 5 तो चाहिए। ठीक है, और अगर फुल कोर्स शुरू से कराया जाए तो भाई इसमें टाइम लगता है, अच्छा खासा बढ़िया टाइम लगता है। आपने करा होगा तो आपको पता भी होगा। एट पार देखिए जरा, एट पार का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो फेस वैल्यू कितनी थी, फेस वैल्यू आपकी 100 रुपये। फेस वैल्यू का मतलब क्या है, अभी बताया था कि ऑथोराइज्ड कैपिटल रजिस्टर कराते टाइम जितना कंपनी ने अपने एमओए में लिखा है कि हम एक शेयर 100 रुपये का इशू करेंगे, अभी बताया था ना 1 लाख शेयर 100 रुपये का एक था, तो ये फेस वैल्यू है। और इशू प्राइस भी कितना है आपका, इशू प्राइस भी आपका 100 रुपये। इशू प्राइस का मतलब कंपनी मांग भी सामने से 100 रुपये रही है। ठीक है, प्रीमियम का मतलब क्या होता है, मान लो फेस वैल्यू जो था वो था 100 रुपये सेम, लेकिन जो इशू प्राइस है, कंपनी कहती है हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, दैट्स व्हाई हम आपसे पैसा मांगेंगे 120। इशू प्राइस कितना है आपका 120, तो कहीं ना कहीं 100 प्लस 20, तो ये 20 रुपये जो है ना, इसी को बोलते हैं प्रीमियम। और कंपनी फेस वैल्यू से ज़्यादा पैसा क्यों मांगती है, बट ऑब्वियसली कंपनी की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, यही कह लो कि कंपनी बहुत अच्छी है, उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो इसकी वजह से कंपनी प्रीमियम पे पैसा मांगती है। ठीक है, मतलब कि अपने फेस वैल्यू से ज़्यादा पैसा मांगना। अब एक बात होती है आपकी एट डिस्काउंट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये, और ये एमसीक्यू के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एट डिस्काउंट, क्या कंपनी कभी शेयर्स डिस्काउंट पे इशू कर सकती है? कंपनी कभी भी शेयर्स को है, शेयर्स कभी भी डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकती। डिस्काउंट का मतलब क्या होगा, मान लो फेस वैल्यू जो है वो है 100 रुपये, लेकिन जो इशू प्राइस है वो मान लो कितना है आपका 90 है। ठीक है, तो वो क्या होता है आपका, उसको क्या बोलेंगे, वो आपका है डिस्काउंट। तो कंपनी जो होती है वो कभी भी शेयर्स को डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकती है। समझ में आ गई बात, तीन चीजें होती हैं। तो इशू प्राइस 100 रुपये, सॉरी फेस वैल्यू था 100 रुपये, और जो इशू प्राइस है वो कितना है 90 रुपीज, तो उसको क्या बोला जाएगा डिस्काउंट। तो कंपनी जो शेयर्स को कभी भी इशू नहीं कर सकती है डिस्काउंट में। इसका एक एक्सेप्शनल केस आता है, वो देखो जरा, एक्सेप्शनल केस, कंपनी किस जगह पे शेयर्स को डिस्काउंट में इशू करा सकती है, तो वो क्या होता है, स्वेट इक्विटी शेयर्स या एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है ईसॉप। ठीक है, इसके बारे में प्रॉपर एक सेक्शन है कंपनीज एक्ट में, तो इतना ज्यादा कुछ है होता नहीं है। स्वेट का मतलब होता है पसीना। ठीक है, अब मैं स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं देखो ध्यान से। स्वेट इक्विटी शेयर्स का मतलब होता है जब जो कंपनी होती है, कंपनी के जो एम्प्लॉइज होते हैं ना, वो बहुत अच्छा काम करते हैं कई बार, तो वो इतना अच्छा काम करते हैं कंपनी टर्नओवर में इंक्रीमेंट आ जाती है। टर्नओवर मतलब सेल होता है। ठीक है, तो कंपनी खुश होके, जो कंपनी के ऑनर्स होते हैं वो खुश होके क्या करते हैं, उनको ना शेयर्स लेने के लिए कहते हैं। इसके पीछे कंपनी का प्रॉफिट छुपा रहता है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉय था, अगर उसको सैलरी मिल जाएगी, सैलरी से ज़्यादा वो तब ज़्यादा अच्छा काम करेगा जब उसको ये लगेगा कि जितना अच्छा मैं काम करूंगा उतना ही प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट जितना ज़्यादा होगा उतना ही एज एन ऑनर उसको पैसा मिलेगा। स्वेट इक्विटी शेयर्स के केस में कंपनी क्या कर सकती है, शेयर्स को डिस्काउंट में इशू कर सकती है। देखो जैसे मान लो मार्केट प्राइस चल रहा था लेट्स सपोज 120, लेकिन
कंपनी, क्योंकि बहुत अच्छा, कंपनी के जो एम्प्लॉयज थे वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तो कंपनी उनको ऑफर कर सकती है कि भाई 120 रुपये में ना लेके आप इसको कितने में ले लो। लेट सपोज जो कंसिडरेशन उनको देने के लिए बोला, वो बोला कि आप 50 रुपीज़ में ले लो, ठीक है। तो 50 रुपीज़ में लेना क्या कहलाता है? डिस्काउंट कहलाता है। दो केस होते हैं जहां पर कंपनी जो है डिस्काउंट में इशू कर सकती है। तो पहला केस स्वेट इक्विटी शेयर्स था, एक केस और है, वो ग्रेजुएशन में पढ़ना, वो ग्रेजुएशन लायक है, ये आपके सिलेबस में नहीं आता, ठीक है। तो जब वो दूसरा केस आएगा तब फिर मैं आपको बता दूंगा। तो ये था, ये वाला पॉइंट याद रखना स्वेट इक्विटी शेयर वाला, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एमसीक्यू में पूछा जाता है कि ऐसा वो कौन सा केस है जहां पर कंपनी डिस्काउंट में इशू कर सकती है। तो या तो उसको ईसॉप बोला जाता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, या फिर स्वेट इक्विटी शेयर्स, ठीक है। और ये आपके बुक में है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो अब देखो एक क्वेश्चन अपने हिसाब से लिख देते हैं। कंपनी लमसम की बात करें, मतलब कि वन टाइम पेमेंट रिसीव हो रही है, कंपनी इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट, हम दोनों केस करेंगे, एक बार प्रीमियम का और एक बार पार का। मान लो एक बार कंपनी इशू करती है 100 रुपये में और दूसरी बार इशू करती है कंपनी 120 रुपये में, ठीक है। तो हम इसकी एंट्री पास करते हैं कि लमसम में क्या एंट्री पास होगी। लमसम का मतलब बार बार याद रखना कि एक ही बार में कंपनी पैसा रिसीव कर लेती है, उसको क्या बोला जाएगा? आपका लमसम। पहली एंट्री क्या पास होगी आपकी? फर्स्ट एंट्री जो होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, ई का मतलब इक्विटी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कंपनी कितना पैसा रिसीव करती है? 10,000। अभी हम पहला केस कर रहे हैं, ठीक है। 100 रुपये में इशू कर दिया, 100 रुपये रिसीव हुआ, 10,000 टू 100 कितना होगा? 10 लाख और 10 लाख। पहले कंपनी पैसा रिसीव करती है और उसके बाद शेयर को क्या करा जाता है? अलॉट करा जाता है। दूसरी अलॉटमेंट की एंट्री के पास होगी आपकी, ए पार्ट ये रहा और बी पार्ट शेयर इक्विटी लगा देना इसके आगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ए डबल पी एप्लीकेशन एंड ए डबल एल अलॉटमेंट अकाउंट। अच्छा इसकी नरेशन लिखी, नरेशन लिखो, being the company received एप्लीकेशन, ए डबल पी का एप्लीकेशन अमाउंट, कुछ भी लिखो, कई कर पड़ रहा है। और इसका जो बी बी पार्ट की एंट्री पास होगी वो क्या पास होगी? शेयर एप्लीकेशन एंड ए डबल एल अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा? 10 लाख और 10,000, ये का मतलब 10,000 इंटू 100, 10 लाख, ठीक है। इन द शेयर्स बर अलॉटेड, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? अगर कंपनी यहीं पे किस में इशू कर दे पैसा? प्रीमियम पे। अगर प्रीमियम पे इशू कर देगी तब क्या होगा? देखो पहली बात तो क्या होता है, यहाँ पर जब कंपनी पहले पैसा रिसीव करी तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। बैंक किसका आइटम होता है? एसेट्स का, और एसेट्स का बढ़ना डेबिट होता है, तो इसलिए बैंक को डेबिट कर दिया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अगर आपको बचपन की थोड़ी सी एंट्री याद हो तो बैंक, बचपन का मतलब 11th का, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हुआ करता था। मतलब कि एक तरफ से क्या बैंक बढ़ता था, क्योंकि बैंक किसका आइटम होता है? एसेट्स का, और एसेट्स किस तरफ से बढ़ती है? आपकी डेबिट साइड से। कैपिटल क्या होता है आपका? लायबिलिटी पोर्शन में जाता है, और लायबिलिटी किस तरफ से बढ़ती है? आपकी क्रेडिट साइड से। तो अगर इसको और इसको आपस में कैंसल आउट कर दोगे, इसको और इसको अगर कैंसल आउट कर दोगे तो एंट्री वही बनेगी, सर ऊपर वाला जो है, तो एंट्री वही बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख और 10 लाख।
अब करके देख लो, वही सेम एंट्री बन जाएगी। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट यहाँ से काट दो और यहाँ से काट दो। एक क्रेडिट साइड था, एक डेबिट साइड था। वो इसलिए काटा जाता है क्योंकि एक प्रिंसिपल पढ़ा था फुल डिस्क्लोजर नाम का, वहाँ पे आपको सारी की सारी एंट्रीज पास करके दिखानी पड़ती है और पूरी डिस्क्लोज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सेम एंट्री बन गई बचपन वाली। कैपिटल बस यहाँ पे इक्विटी लग जाएगा क्योंकि हमने इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा रिसीव करा था। देखो अब यहाँ पे क्या बात करते हैं, एट ₹120 इशू करा। अब कंपनी ने जो ये शेयर था वो 120 रुपये में इशू करा है, तो पहली एंट्री तो सेम बनेगी, बैंक, थोड़ा खुला लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना है, 10,000 शेयर्स थे, इंटू में 120, क्योंकि पैसा कितना रिसीव हो रहा है 120। अच्छा 20 रुपये एक्स्ट्रा इसलिए मांगते हैं क्योंकि कंपनी का कहीं ना कहीं उसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, या बहुत अच्छी चीज़ है, या कंपनी बहुत पोटेंशियल है। इसकी वजह से क्या होता है, कंपनी जो शेयर्स इशू करती है किस पे करती है, प्रीमियम पे इशू कर देती है। 10,000 इंटू में 120 कितना आ जाएगा, 12 लाख। एल का मतलब लाख है, लैक्स, बीइंग द एप्लीकेशन, यही कह लो, शेयर्स मनी रिसीव्ड। सेकंड वाली ध्यान से देखना, सेकंड एंट्री क्या पास होगी, बस दो ही एंट्री पास होती है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। और एक नई एंट्री यहाँ पे जुड़ जाती है क्योंकि ये प्रीमियम पे इशू था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई होगा, 10,000 इंटू में 120, 12 लाख। यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, ये यहाँ पे इक्विटी जहाँ पे शेयर्स कैपिटल लिख के आता है वहाँ पे हमेशा याद रखना, वहाँ पे मल्टीप्लाई जो होती है वो फेस वैल्यू से होती है। 10,000 शेयर्स थे और इनटू में फेस वैल्यू कितने की थी, फेस वैल्यू 100 रुपए की थी। फेस वैल्यू का मतलब वही जो ऑथराइज्ड कैपिटल में एमओए में लिखा रहता है। तो यहाँ पे 10,000 इंटू में 100, 10 लाख रुपए जाएगा। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना जाएगा, 10,000 शेयर्स थे, उस पर 20 रुपए का हमको प्रीमियम रिसीव हुआ, तो इन टोटल कितने का प्रीमियम रिसीव हुआ, 2 लाख का। ठीक है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और ये फॉरफिट में भी बहुत काम आएगा, बीइंग द शेयर्स वर अलॉटेड। ठीक है, तो ये जो थी वो एन लमसम की हम बात कर रहे थे कि जब शेयर्स को किस में इशू करा जाता है, लमसम में इशू करा जाता है। अगर इंस्टॉल, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इंस्टॉलमेंट में इशू होगा तब क्या होगा, और ओवर सब्सक्रिप्शन वगैरह जो भी रहेगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो प्लीज इसको एक बार रिवाइज कर लेना, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आप सबको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ओके, टाटा, बाय बाय।